एक ऐसे थिंकर जिन्होंने इंडिया में सोशियोलॉजी की नींव रखी, एक ऐसे थिंकर जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी के नाम से जानते हैं, एक ऐसे थिंकर जिन्होंने फर्स्ट जनरेशन सोशियोलॉजिस्ट को गाइड किया, उनका नाम है जीएस घुरे। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी कृतिका खंडेलवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर जिनका नाम है जीएस घुरे। और इनका पूरा नाम तो आप सभी को पता होगा, गोविंद सदाशिव घुरे। इनका जन्म हुआ था 1893 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। किसी भी थिंकर को समझने के लिए उन्होंने कौन सी फील्ड स्टडी की है, उन्होंने किस चीज़ पे काम किया है, उसको समझने के लिए हमें उनका एकेडमिक बैकग्राउंड, उनकी अर्ली लाइफ को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट उनकी स्टडीज़ पे पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो गोविंद सदाशिव घुरे जी का जन्म हुआ था मुंबई के एक छोटे से गाँव में 12 दिसंबर 1893 में। वो बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। बचपन से ही उनका इंटरेस्ट संस्कृत लिटरेचर में था, ठीक है, और इसी इंटरेस्ट की वजह से आगे उन्होंने इतनी अच्छी फील्ड स्टडी की, ठीक है। वो विलेज मलवान के रहने वाले थे, जहाँ पे उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन की थी। उन्होंने अपनी बैचलर एंड मास्टर्स एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई से की थी। जब वो मुंबई से अपनी वो मास्टर्स कर रहे थे तो उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्कॉलरशिप मिली पीएचडी करने के लिए। देन वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाने के बाद उन्हें वहाँ के गाइड पसंद नहीं आए, तो वो वहाँ से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। देन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने WH रिवर के अंडर अपनी पीएचडी की। एंड WH रिवर उस टाइम के जाने माने एंथ्रोपोलॉजिस्ट और फील्ड स्टडी के लिए वो जाने जाते थे, ठीक है। कुछ की कंट्रीब्यूशन हमें याद रखने पड़ते हैं, एग्जाम में डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन लाइक कि आपको फादर इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी किसने फाउंड की, फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी किसको कहते हैं, डोयन ऑफ इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं। इनको हम रटेंगे नहीं बिल्कुल भी, इनको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो, आप बिल्कुल इसको एज अ स्टोरी समझना, ठीक है। जब जीएस घुरे 1924 में इंडिया आए थे तो उन्हें सोशियोलॉजी के डिपार्टमेंट का हेड बना दिया था। अब ये सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट इंडिया में खुला कब था? सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गया था इन 1919 बाय सर पैट्रिक गीट्स। हमारा सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट स्टार्ट हो गया है, बट सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट को में एज अ डिसिप्लिन, सोशियोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन स्टार्ट करना, फर्स्ट जनरेशन सोशियोलॉजिस्ट को गाइड करना, वो सब हमारे घुरे जी ने किया है, ठीक है। उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी भी फाउंड की, जो कि उन्होंने 1951 में फाउंड की। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी है जहाँ पे उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट आ सकते हैं, यहाँ पे अपने फील्ड वर्क को सबमिट कर सकते हैं। देन वो आके अपनी रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हैं, रिसर्च को कर सकते हैं। मीन्स जीएस घुरे ने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के थ्रू रिसर्च इन सोशियोलॉजी को प्रमोट किया। जीएस घुरे को हम फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सोशियोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन एक्सटेंड किया। डोयन का मतलब क्या होता है? दिस इज डोयन, ये है आपका डोयन। डोयन का मतलब होता है लीडर, मोस्ट रिस्पेक्टेड भी होता है, ठीक है। राइटिंग थोड़ी खराब आ रही है, तो उनको हम मोस्ट रिस्पेक्टेड क्योंकि वो सबसे पहले इंडिया के सोशियोलॉजिस्ट रह चुके हैं जो अपनी फील्ड स्टडीज़ के लिए माने जाते हैं, जिन्होंने इंडिया को इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करी है, ठीक है। तो हम उनको एज अ डोयन ऑफ इंडियन सोशियोलॉजिस्ट भी कहते हैं। उन्हें हम सिंबल ऑफ सोशियोलॉजिकल क्रिएटिविटी भी कहते हैं। अगर आपके पास एमसीक्यू आता है और वहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आता है हु इज़ कॉल्ड एज सिंबल ऑफ क्रिएटिविटी, तो अगर वहाँ पे आपके पास जीएस घुरे का ऑप्शन आता है तो आपको वही टिक करना है। सिंबल ऑफ सोशियोलॉजिकल क्रिएटिविटी का मतलब है, वो वेस्टर्न कंट्रीज से पढ़ के आए थे। वेस्टर्न कंट्रीज से पढ़ के आकर उन्होंने इंडिया को इंडिया के कंटेक्स्ट में ही समझा, ठीक है। फील्ड वर्क स्टडीज के लिए वो माने जाते हैं। कहाँ पे उन्होंने फील्ड वर्क किया था? उन्होंने महाराष्ट्र की एक ट्राइब पे फील्ड वर्क किया था जिसका नाम है महादेवीज कॉलीज।
एंड उनका जो न्यूज़लेटर है फेमस वो है सोशियोलॉजिकल बुलेटिन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ठीक है, 1920, ये गलत है, समाजशास्त्र के विभाग की स्थापना नहीं की उन्होंने, जो हेड ऑफ सोशियोलॉजिकल हेड ऑफ डिपार्टमेंट बने थे वो। फिर भारतीय समाज शास्त्रीय संघ की स्थापना उन्होंने 1951 में की थी। बॉम्बे लेखक समाज का उन्होंने नेतृत्व किया था। प्रथम पीढ़ी के समाज शास्त्रियों को उन्होंने प्रशिक्षित किया था, यानी फर्स्ट जनरेशन सोशियोलॉजिस्ट को। ठीक है, अपने फील्ड वर्क के लिए वो बहुत माने जाते थे। नेक्स्ट, हमने पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है जीएस घुरे के बारे में। अब हम आएंगे कि जीएस घुरे ने कौन कौन सी स्टडीज की थी। ठीक है, जीएस घुरे ने इंडिया में आके इंडिया के कास्ट को पढ़ा, फैमिली फंक्शन को पढ़ा, उसके बाद उन्होंने रेस को पढ़ा, सोशल इंस्टीट्यूशन, उन्होंने ट्राइब्स को भी पढ़ा। ठीक है, उन्होंने सोशल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी किया, बट द पॉइंट इज उन्होंने सोशल इंस्टीट्यूशंस को सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से स्टडी नहीं किया, उन्होंने सोशल इंस्टीट्यूशंस को डिफरेंट तरीके से पढ़ा। इसीलिए हम घुरे को बोलते हैं कि उन्होंने थ्योरेटिकल प्लूरलिज्म मेथोडोलॉजी को फॉलो किया। व्हाट इज थ्योरेटिकल प्लूरलिज्म? प्लूरलिज्म होता है कि जहाँ पे मिक्स ऑफ अप्रोचेज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको प्लूरलिज्म के तरीके से पढ़ा रही हूँ तो इसका मतलब होगा कि मैं बहुत सारी टेक्निक का यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको स्टोरी भी सुना रही हूँ, मैं बोर्ड पे भी लिख रही हूँ, मैं पीपीटी भी बना के लाई हूँ, वेराइटीज ऑफ चीज़ों को यूज़ करना। ठीक है, तो उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ किया? उन्होंने हिस्टोरिकल मेथड को यूज़ किया। जब घुरे को इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ना था तो उससे पहले उन्होंने जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट थे उन सबको पढ़ा, रामायण, महाभारत, मनु स्क्रिप्ट्स, उन सब में उन्होंने समझने की कोशिश की कि आखिर में इंडियन सोसाइटी का जो बेसिक है वो है क्या। उन्होंने एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड को फॉलो किया। एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड होता है जहाँ पे हम ये देखते हैं कि इस चीज़ का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ। उन्होंने समझा कि कास्ट का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, ट्राइब का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, फैमिली सिस्टम का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ। उन्होंने सोशियोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ किया। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने फील्ड व्यू, मैं दूसरा यूज करती हूँ, वेट, उन्होंने फील्ड व्यू प्लस बुक व्यू दोनों का यूज किया। सोशियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में हम फील्ड व्यू को कहते हैं एम्पिरिकल स्टडी। उन्होंने एम्पिरिकल स्टडी भी की और उन्होंने टेक्सचुअल व्यू भी किया। यहाँ पे भी वो थ्योरेटिकल प्लूरलिज्म की मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं कि वो फील्ड वर्क भी कर रहे हैं, वो बुक व्यू भी कर रहे हैं, वो किसी एक पैटर्न पे स्ट्रिक्ट नहीं रहे हैं। सेकेंड जो मेथोडोलॉजी है उन्होंने की वो है डिस्क्रिप्टिव एथनोग्राफी। बिफोर अंडरस्टैंडिंग डिस्क्रिप्टिव एथनोग्राफी वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एथनोग्राफी। एथनोग्राफी इज लाइक कि हम किसी एक कम्युनिटी को पूरी तरह से पढ़ रहे हैं, उनकी डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे महादेवीज कॉलेज को ही पढ़ना है तो मैं एवरीथिंग उनके कल्चर के बारे में, उनके कस्टम, उनके रिचुअल, उनके यहाँ उनके यहाँ क्या कोई कास्ट सिस्टम फॉलो होता है, किनशिप सिस्टम क्या है, तो एक पूरी कम्युनिटी को पढ़ना वो होता है एथनोग्राफी। ठीक है, उन्होंने बहुत केयरफुल ऑब्जर्वेशन किया और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का डिटेल डिस्क्रिप्शन किया जो कि एथनोग्राफी का मीनिंग है। ठीक है, एम्पिरिकल फील्ड वर्क जिसे हम बोलते हैं फील्ड व्यू, जो उन्होंने किया महादेवीज कॉलेज का। ठीक है, उन्होंने महादेवीज कॉलेज के कस्टम, कल्चर, रिचुअल, वहाँ पे क्या कास्ट सिस्टम फॉलो होता है, क्या वहाँ पे कौन सा किनशिप सिस्टम चलता है, उन्होंने एवरीथिंग स्टडी किया और इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एथनोग्राफी। ठीक है, उन्होंने महादेवीज कॉलेज को स्टडी किया, आगमनात्मक प्लस अनुमानात्मक विधियां का उन्होंने यूज किया और वर्णनात्मक यानी उन्होंने बहुत डिस्क्रिप्टिव स्टडी किया। ठीक है, वेट अ मिनट। ठीक है, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने फैमिली के बारे में क्या बोला, कास्ट के बारे में क्या बोला,
ट्राइब्स के बारे में क्या बोला, ठीक है। फर्स्ट इज उन्होंने फैमिली एंड किनशिप के बारे में क्या बोला। देखो सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि जो जीएस घुरे की डॉक्टरल स्टडी थी, ठीक है, डॉक्टरल थीसिस थी जो उनकी, वो यही थी, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, यही उनकी डॉक्टरल थीसिस थी। एंड 1932 में इसको एज अ बुक पब्लिश किया था, जिसको अब हम उनकी बुक के नाम से जानते हैं। अगर क्वेश्चन में एग्जाम आता है कि उनकी डॉक्टरल थीसिस कौन सी थी, तो उसका आंसर होगा कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ठीक है। उन्होंने जब किनशिप को स्टडी किया तो उन्होंने ये देखा कि किनशिप और कास्ट दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड हैं। किनशिप बिना कास्ट के चलता ही नहीं है, ठीक है। इट्स लाइक अगर हमारे यहाँ शादी होती है तो सबसे पहले क्या पूछते हैं, कास्ट। इवन गांव में आप जाएंगे और वहाँ पे अगर किसी को फ्रेंड्स भी बनाने होते हैं या किसी के घर पे कोई आता है तो ये पूछते हैं आपका पूरा नाम क्या है, ठीक है। पूरा नाम का मतलब क्या है कि वो आपके कास्ट को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इंडियंस जो हमारा सिस्टम है उसमें कास्ट पूरी तरह से इंटरविन्ड है, ठीक है। घुरे ने बताया कि भारत में कुटुंब संरचनाएं जाति व्यवस्था से घेराई हुई हैं। कुटुंब किनशिप, जो किनशिप है पूरा वो कास्ट सिस्टम से घिरा हुआ है, ठीक है। जहाँ पे हम मैरिज रूल्स की बात करते हैं, सोशल रिलेशंस की बात करते हैं, एवरीथिंग सब कुछ किससे घिरा हुआ है, हमारा कास्ट सिस्टम से घिरा हुआ है। यहीं पे घुरे कास्ट सिस्टम के 6 फीचर्स बताते हैं। कौन कौन से फीचर हैं वो, चलो फीचर समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं। जीएस घुरे कहते हैं कि फैमिली एंड कास्ट इंटरकनेक्टेड हैं। जो कास्ट रूल्स हैं वो हमारी फैमिली लाइफ को रेगुलेट करते हैं। अगर किसी से शादी करनी है तो सबसे पहले मुझे देखना होगा कि क्या वो इंसान मेरी कास्ट का है, ठीक है, क्या वो इंसान कास्ट का है। और पूरा कास्ट सिस्टम क्या है, हायरार्किकल ऑक्यूपेशन। अगर जो ब्राह्मण है वो प्रीस्टहुड का काम करते हैं, जो क्षत्रिय हैं वो किंग होते हैं, मिलिट्री रूलर्स होते हैं, वैश्याज बिजनेस का काम करते हैं, एंड शूद्राज इन सबको सर्व करते हैं। दिस इज ऑल हायरार्किकल पोजीशन। फैमिली एंड कास्ट एक्ट एज सोशल ऑर्गेनाइजर्स प्रिजर्विंग कल्चर एंड सोशल ऑर्डर, ठीक है। इसी बात को अपोज किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। तो ये बोल रहा है कि जो फैमिली और कास्ट है वो सोशल ऑर्डर को रिक्रिएट करती है, कि जब एक इंसान अपनी कास्ट के इंसान से शादी करता है तो अपनी कास्ट को वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इसी थॉट को BR अम्बेडकर ने अपोज किया था कि अगर आपको कास्ट सिस्टम हटाना है तो हमें सबसे पहले इंटरकास्ट मैरिजेस प्रमोट करनी होंगी, ठीक है। नाउ वी हैव टू कम ऑन 6 फीचर्स ऑफ कास्ट। क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको ऑप्शंस दिए होंगे। इवन PYQ में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, एंड आई विल शो यू इन द लास्ट। 6 फीचर्स ऑफ कास्ट में सबसे पहले बताया था सेगमेंटेड डिवीजन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। हिंदी में भी इसको समझ लेते हैं, खंडों में विभाजित समाज। हमारी जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड है, डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कास्ट किसके बेसिस पे डिवाइड है, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, ठीक है। लोअर कास्ट का इंसान ऑब्वियसली वो उसको अलाउ नहीं है कि वो ब्राह्मण वाला काम करे या क्षत्रिय वाला काम करे, ठीक है। सेगमेंटेड डिवीजन ऑफ सोसाइटी में उन्होंने बोला कि जो हमारा कास्ट सिस्टम है वो एकदम क्लोज है। अगर मैं पैदा हुई हूँ एज अ वैश्या, ठीक है, या एज अ ब्राह्मण, तो मैं अपनी कास्ट को चेंज नहीं कर सकती हूँ। एक इंसान जब पैदा होता है तो उसी टाइम उसका, इवन उससे पहले ही उसका कास्ट सिस्टम डिसाइड हो जाता है, ठीक है, और ये हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कास्ट हमारा कैसा स्टेटस है, एक एस्क्राइब्ड स्टेटस है। एस्क्राइब्ड का मतलब कि हमें जन्म के टाइम पे ही ये मिल गया है, अब ना इसको हम चेंज कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हमने कमाया है, दिस इज नॉट आवर अचीव्ड स्टेटस, दिस इज एस्क्राइब्ड स्टेटस। हायरार्की की हम बात करें, हायरार्की होती है जब सोसाइटी डिवाइडेड होती है ऑन द बेसिस ऑफ रैंक। जो अभी हमने पढ़ा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये रैंकिंग है। अब जो शूद्र है वो इन सबसे नीचे आएगा, जो ब्राह्मण है उनको माना जाएगा कि ये सबसे ज्यादा, हम इनको सबसे ज्यादा वैल्यू देंगे, ठीक है। क्षत्रिय को माना जाएगा कि ये इन दोनों से ऊपर हैं,
तो ये पूरा हायरार्किकल सिस्टम है, यहाँ पे रैंक्स के बेसिस पे कास्ट डिवाइडेड हैं। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शंस ऑन फीडिंग एंड सोशल इंटरकोर्स। ये ऑब्वियसली हम मान सकते हैं अब नहीं होता है, बट पहले क्या होता था कि ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं था कि अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट के लोग साथ में बैठ के खाना भी खाएं, ठीक है। सेम विलेज में रहना उनको अलाउड नहीं था, तो रिस्ट्रिक्शंस थी कि वो एक साथ खाना नहीं खा सकते। सोशल इंटरकोर्स, वो फिजिकल रिलेशंस नहीं बना सकते एक साथ, वो शादी नहीं कर सकते, ठीक है। सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज़, सिविल जो हमारी डिसेबिलिटीज़ होती हैं, सिविल का मतलब होता है कि पब्लिक प्लेसेस पे हम लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है। सेम गांव में रहना अलाउड नहीं था उन लोगों को, अपर कास्ट के लोग डिफरेंट गांव में रहते थे, लोअर कास्ट के लोग अलग गांव में रहते थे, और लोअर कास्ट के लोगों को अपर कास्ट के गांव में आना अलाउड नहीं था। रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ में टेम्पल्स में जाना अलाउड नहीं था, ठीक है। उसके बाद उनको अलाउड नहीं था कि वो वेदास हो गए, जो रिलीजियस हमारे टेक्स्ट हो गए, उनको वो रिसाइट कर सकें, उनको वो पढ़ सकें, इवन वो भी अलाउड नहीं था, ठीक है। और रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ में वो उनको अलाउड नहीं था कि वो किसी मंदिर के प्रीस्ट बन जाएं, क्योंकि प्रीस्ट बनना सिर्फ ब्राह्मण्स को ही अलाउ था। लैक ऑफ फ्री चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन हमारा डिसाइड हो जाता था ऑन द बेसिस ऑफ आवर बर्थ। अगर कोई इंसान शूद्र कम्युनिटी में पैदा होता है तो चाहे वो कितना भी टैलेंटेड हो, वो इन तीनों को सर्व करेगा ही, ठीक है। चाहे वो इंसान कितना भी पढ़ा लिखा हो, पहली बात तो उसको एजुकेशन अलाउड ही नहीं होगी। अगर वो कैसे कैसे ना करके पढ़ लिख गया तो उसे अलाउ ही नहीं होगा कि वो दूसरा ऑक्यूपेशन कर सके। लाइक अगर किसी लोअर कास्ट का इंसान बहुत अच्छा मिलिट्री में जा सकता है, ठीक है, बहुत अच्छे हथियार चला सकता है, तो इज़ नॉट अलाउड टू गो कि वो जाके किसी क्षत्रिय पोजीशन पे जाए, ठीक है। लैक ऑफ फ्री चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, तो यही मैं बता रही थी आपको कि ऑक्यूपेशन नहीं था। एंडोगामी, रिस्ट्रिक्शन मैरिज, ठीक है। एंडोगामी को जीएस भूरे ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले एंडोगामी होता क्या है? एंडोगामी होता है किसी पर्टिकुलर कास्ट के अंदर ही आपको शादी करनी है। एंडोगामी डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, जैसे गोत्र एंडोगामी, आपको अपनी गोत्र के अंदर ही शादी करनी है। किसी में होता है कि आपको रिस्ट्रिक्शंस ऑफ मैरिज वेट, तो पदानुक्रम हायरार्की हो गई, खान पान हो गया हमारा कि साथ में फीडिंग अलाउड नहीं है, ठीक है, सोशल गैदरिंग्स अलाउड नहीं है, रिलीजियस और सामाजिक विशेषाधिकार नहीं है हमारे पास। ऑक्यूपेशन, हम कितना भी टैलेंट हो मेरे अंदर, मैं अपर कास्ट वाला काम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मेरे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। अंदर विवाह मतलब हमें अपनी ही कास्ट के अंदर शादी करनी होगी। क्यों? क्योंकि हमें अपनी ही कास्ट को रिप्रोड्यूस करना है। अब मैरिज उन्होंने 3 रिस्ट्रिक्शंस दी थी, ठीक है। कास्ट के उन्होंने 6 फीचर्स दिए थे और उसके बाद मैरिज की 3 रिस्ट्रिक्शंस दी थी। सबसे पहली रिस्ट्रिक्शंस है एंडोगामी। पहले इसमें डिफरेंट समझो। एक्सो यानी एक्सो का मतलब होता है, अब ये समझो एग्जिट, एग्जिट यानी बाहर, ठीक है, कि आपको किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बाहर शादी करनी है। एंडोगामी यानी आपको किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर शादी करनी है। और ये कौन सा होता है? ये होता है हमारा कास्ट, ठीक है। जैसे जो पंडित है वो पंडित वाली कैटेगरी में ही शादी करेगा, ठीक है। और उसके बाद जिस भी कम्युनिटी के लोग हैं वो अपनी ही कास्ट के अंदर शादी करेंगे, और कास्ट हमारा डिसाइड हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ आवर बर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सोगामी। एक्सोगामी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कास्ट के बाहर शादी करनी है, हमको किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बाहर शादी करनी है, ठीक है। अंतर विवाह समूह के बाहर और ये समूह के भीतर है, ठीक है। इसमें सबसे पहले है गोत्र। आपने अपने घर वालों को कहते हुए सुना होगा कि जब इट्स लाइक नदर्न इंडिया में ये होता है कि जब कोई इंसान के लिए पार्टनर देखा जाता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि क्या वो सेम गोत्र का तो नहीं है, क्योंकि सेम गोत्र के लोगों को भाई बहन माना जाता है। अब ये गोत्र है क्या? देखो, हम मानते हैं कि हमारे पहले एक ऋषि थे, ठीक है, और बहुत पहले मतलब 100 साल 500 1000 साल पहले की बात कर रहे हैं हम इसको ट्रेस भी नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली।
गोत्र हमारा इमेजिनरी होता है कि हम सिर्फ दिमाग में सोच के चल रहे हैं। हम सब उन्हीं के ही हम सब किसी एक ही ऋषि से ट्रेस करते हैं और उन सब को हम भाई बहन मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा गोत्र है कश्यप और सामने वाले इंसान का गोत्र भी कश्यप है, तो शादी नहीं हो सकती, क्योंकि माना जाता है कि सेम गोत्र के लोग भाई बहन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेम ही ऋषि, उनके एंसेस्टर हैं वो सेम ही ऋषि थे। नेक्स्ट इज स्पिंड। स्पिंड होता है, देखो स्पिंड में होता है कि आप क्लोज ब्लड रिलेशन, 2 मिनट, क्लोज ब्लड रिलेशन, इट्स लाइक अ बायोलॉजिकल किनशिप। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बायोलॉजिकल किनशिप। इसमें माना जाता है कि हम 7 जनरेशन फादर की लाइन से और 5 जनरेशन मदर की लाइन से, इस वाले ग्रुप में हम शादी नहीं कर सकते। जैसे कि एक इंसान अपनी बुआ के बच्चों से शादी नहीं कर सकता, अपने मौसी के बच्चों से शादी नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो हमसे पहले वाली जनरेशन है। तो अब मैं अपने जो नानी है मेरी या जो मेरी दादी है उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है या उनकी जनरेशन की किसी से शादी नहीं कर सकती। ठीक है, और बट यहाँ पे हम ट्रेस कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं, ये इमेजिनरी नहीं है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। बट जो गोत्रा है इसमें हम जानते ही नहीं है, बस हमारे जो पूर्वज बोल के गए थे। लाइक मेरे को मेरे पिताजी ने बताया, मेरे पिताजी को मेरे दादाजी ने बताया। ठीक है, ऐसे ही चला आ रहा है कि हम इस गोत्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एंडोगामी, एक्सोगामी। एक्सोगामी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, गोत्र एक्सोगामी एंड स्पिंड एक्सोगामी। नेक्स्ट है हाइपरगामी। देखो ये सबसे बड़ा है जो आजकल भी देखने को मिल रहा है। हाइपरगामी में क्या होता है, जो ब्राइड है उसका जो सोशल स्टेटस है वो ग्रूम से कम है, दुल्हन का जो सोशल स्टेटस है वो वर से कम है, यानी वर का सोशल स्टेटस ज्यादा है। कि लड़का जब लोअर कास्ट की लड़की से शादी करता है तो वो भी अलाउड नहीं है। ठीक है, ये सारी मैरिज रिस्ट्रिक्शंस है। नेक्स्ट इज घुरेज पर्सपेक्टिव ऑन ट्राइब। हमने किनशिप की बात की, हमने कास्ट की बात की। कास्ट की उन्होंने 6 रिस्ट्रिक्शंस बताई थी, मैरिज के उन्होंने 3 रूल्स बताए थे, एंडोगामी, एक्सोगामी, हाइपरगामी। एक्सोगामी में उन्होंने 2 एक्सोगामी बताई थी, गोत्र एक्सोगामी एंड स्पिंड एक्सोगामी। नेक्स्ट इज उन्होंने ट्राइब के बारे में क्या बोला। देखो घुरे ने महादेवी कॉलेज पे स्टडी किया था। घुरे हमेशा कहते थे कि जो ट्राइब है वो बैकवर्ड हिंदूज हैं। वो मानते थे कि जो ट्राइब है वो अलग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं है। ट्राइब है हमारी जो हिंदू कम्युनिटी से ही बिलोंग करती हैं, बट उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। और जो ट्राइब हैं हमें उनका सोशल अपलिफ्टमेंट करना चाहिए, हिंदुआइजेशन पे हमें जोर डालना चाहिए। हिंदुआइजेशन यानी हिंदूकरण, कि जो कास्ट है, जो ट्राइब है वो धीरे धीरे क्या कर रही है, वो धीरे धीरे हिंदू कल्चर को फॉलो कर रही है और वो ट्राइब से धीरे धीरे कास्ट में चेंज हो रही है। उन्होंने एथनोग्राफिक स्टडी की थी और कहाँ की थी वो, महादेव कॉलेज। महादेवी कॉलेज में उन्होंने स्टडी किया था कि जो ट्राइब है वो कोई डिस्टिंक्ट कल्चर नहीं है उनका। ट्राइब एक बॉर्डर लाइन पे रह रही है, यहाँ पे रह रही है ट्राइब और यहाँ पे रह रही है कास्ट। ये ट्राइब है ना, ये धीरे 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 कास्ट के रूल्स फॉलो कर रही है और कहीं ना कहीं ट्राइब्स भी धीरे धीरे ट्राइब्स के अंदर भी कास्ट सिस्टम आ रहा है। ट्राइब भी हिंदू सिस्टम को फॉलो कर रही है। वो जो हम लोग भगवान को मानते हैं, जो हिंदू में भगवान को मानते हैं, वो उनको मानने लगी है कि उनकी जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है वो नहीं है। ठीक है, वो आइसोलेशनिस्ट अप्रोच को अपोज करते थे, यानी अलगाववादी। उनका कहना था कि हमें ट्राइब को अलग नहीं रखना चाहिए क्योंकि ट्राइब की कोई डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी नहीं है। ट्राइब है वो क्या है, बैकवर्ड हिंदूज है। ट्राइब एक ऐसी कम्युनिटी है जिसका विकास नहीं हो पाया है, इसलिए वो हमेशा खिलाफ थे कि हमें ट्राइब को अलग से जंगलों में रखना चाहिए। वहीं पे हमारे वेरियर एल्विन आते हैं जहाँ पे इनकी डिबेट होती है जीएस घुरे के साथ।
वेरी रेलेवेंट कहते हैं कि हमें कास्ट को अलग से रखना चाहिए क्योंकि कास्ट की जो आइडेंटिटी है वो डिस्टिंक्ट है, ठीक है। वो कहते थे कि कास्ट को हमें ऑटोनॉमी देनी चाहिए, उनके कल्चर को हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए क्योंकि कास्ट का कल्चर बहुत अलग है। बट वहाँ पे जीएस घुरे कहते थे कि नहीं, कास्ट हिंदूज का ही पार्ट है और कास्ट बैकवर्ड हिंदू है, ठीक है। और हमें ट्राइब्स को किस में असिमिलेट कर देना चाहिए, कास्ट में असिमिलेट कर देना चाहिए। जहाँ वेरी रेलेवेंट कहते थे कि जो जनजातियां हैं, ट्राइब, वो अलग अलग समुदाय हैं, ठीक है, और उन्हें उनकी जो सांस्कृतिक पहचान है, ट्राइब्स अपनी अलग आइडेंटिटी के लिए जाने जाते हैं, वो बनाए रखनी चाहिए। वहाँ पे जीएस घुरे कहते हैं कि नहीं, जो ट्राइब्स है ना वो हिंदूज का ही पार्ट है, ठीक है, और ट्राइब्स को किस में समाहित हो जाना चाहिए, कास्ट में चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, देखो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो मैंने आपको बताया वही इंपॉर्टेंट है, फालतू की हम नहीं पढ़ेंगे। देन लिस्ट ऑफ जीएस घुरे इंपॉर्टेंट बुक्स, ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि इस बुक में क्या इंपॉर्टेंट था। कास्ट एंड रेस इन इंडिया में घुरे ने कास्ट एंड किनशिप के रिलेशन को बताया। उन्होंने बताया कि कैसे कास्ट और किनशिप आपस में इंटरविंड है। उन्होंने बताया कि कैसे कास्ट ने पूरा किनशिप सिस्टम को घेरा हुआ है। भाई हम शादी करते हैं तो कास्ट की बात करते हैं, लेकिन इंसान जब पैदा होता है ना तभी उसका कास्ट डिसाइड हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो उस कास्ट का हिस्सा बन जाता है और वो कास्ट उसकी लाइफ मरते दम तक उसके साथ रहेगी, उसे चेंज नहीं कर सकता। कास्ट एक एस्क्राइब्ड स्टेटस है। महादेवीज कॉलेज को उन्होंने स्टडी किया था, ठीक है, और उसके ऊपर उन्होंने बुक लिखी थी 1937 में। महादेवीज कॉलेज के बारे में उन्होंने बोला था कि महादेवीज कॉलेज एक ऐसी ट्राइब है जो धीरे धीरे कास्ट में चेंज हो रही है। इसीलिए जो जीएस घुरे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हमें ट्राइब को कास्ट में चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी जो स्टडी थी महादेवीज कॉलेज पे वो बोल रही थी कि ये जो ट्राइब है वो धीरे धीरे कास्ट में चेंज हो रही है। ट्राइब भी कास्ट के रूल्स को मानने लगी है, मैरिज रिस्ट्रिक्शंस को मानने लगी है। ट्राइब भी जो हमारे कास्ट सिस्टम में जिन भगवान की पूजा की जाती है उनकी पूजा करने लगी है, वो अपने अलग कल्चरल आइडेंटिटी को नहीं मान रही है। इंडियन साधुज में घुरे ने डिफरेंट टाइप के साधु की बात की थी कि जैसे कुछ योगी साधु होते हैं, कुछ वंडर्ड साधु होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। उन्होंने बताया था साधु हैं जो हमारे देश में, उनका फायदा भी है और उनका नुकसान भी है। फायदा ये है कि वो हमारे सोशल सिस्टम को, हमारी सोशल इंटीग्रेशन को प्रमोट करते हैं, ठीक है, रिलीजन में भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और लिमिटेशन ये है कि जो साधुज हैं वो डिपेंडेंट हैं इकोनॉमी पे, वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिलीजियस कॉन्शियसनेस। रिलीजियस कॉन्शियसनेस में उन्होंने रिलीजन की बात की थी, कैसे जो रिलीजन है वो सोशल इंटीग्रेशन का काम करता है। नेक्स्ट उन्होंने गोत्रा और चरण की बात की थी 2 ब्राह्मणिकल इंस्टीट्यूशन में। सोशल टेंशंस इन इंडिया में उन्होंने बात की थी कि कैसे कास्ट की वजह से और ये जो कम्युनलिज्म फैल रहा है, जो डिफरेंट रिलीजन की वजह से हमारे देश में सोशल टेंशंस हो रही हैं। फैमिली एंड किनशिप इंडिया में उन्होंने पढ़ा था कि हमारा फैमिली सिस्टम क्या है, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो हमारा जॉइंट फैमिली है वो बेसिक यूनिट है इंडियन फैमिली सिस्टम की, क्योंकि जिस टाइम वो स्टडी कर रहे थे उस टाइम जॉइंट फैमिली ही पाई जाती थी। और कैसे जॉइंट फैमिली हमारे इमोशंस को रिलीज करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। ये सारी बुक्स हिंदी में लिखी हुई हैं आपकी, ये आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और ये आपकी सारी बुक्स हैं। इसको मैंने इम्पॉर्टेंट को मार्क कर दिया है। अब देखो सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, आपको यहाँ पे ईयर्स याद रखने हैं। पिछले कुछ सालों में एनटीए ने ऐसा ट्रेंड बना दिया है कि वो क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन पूछता ही है, और जिसमें जीएस घुरे तो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर बन जाते हैं। कौन कौन सी बुक आपको याद रखनी है? देखो ये आपको याद हो ही गया कि जो कास्ट एंड रेस इन इंडिया थी वो डॉक्टरल थीसिस थी जीएस घुरे की, जिसे 1932 में एज अ बुक पब्लिश किया गया, ठीक है। नेक्स्ट थी महादेव कॉलेज, ठीक है, जो उन्होंने 1933 में लिखी थी। आप कैसे याद करोगे? देखो मैं ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले कास्ट एंड रेस इन इंडिया डॉक्टरल थीसिस को उन्होंने क्या किया? पब्लिश किया। अब उन्होंने बोला
कि कास्ट एंड रेस तो हमने पढ़ लिया, अब हम किसको पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ट्राइब्स को, जहाँ पे उन्होंने महादेवी कॉलेज को पढ़ा, वो पढ़ा 1933 में। फिर 10 साल के गैप के बाद वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से दूसरी बुक लेके आते हैं। पहली बुक हो गई फैमिली एंड रेस इन इंडिया, दूसरी हो गई महादेवीज कॉलेज, तीसरी हो गई शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि अब हमने शेड्यूल्ड ट्राइब्स को पढ़ लिया, अब हम परिवार और शादी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उन्होंने परिवार और शादी के बारे में पढ़ा। फिर उन्होंने बोला कि परिवार और शादी को मैं क्लास और कास्ट के बिना नहीं पढ़ सकता, तो मैं इसको पढ़ूंगा। ठीक है, फिर वो बोलते हैं कि देखो शादियां है ना बहुत ज़्यादा शहरों में हो रही है, ये ट्रिक्स है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको माइंड में रखनी है। शादियां बहुत ज़्यादा शहरों में हो रही है, इसीलिए उन्होंने बुक लिखी अर्बनाइजेशन। उन्होंने बोला अब हमने सब पढ़ लिया, अब हम उनको पढ़ेंगे जो शादी ही नहीं करते हैं, जिनका नाम है इंडियन साधुज। ठीक है, ये तो सेम ही स्लाइड है आपकी। ठीक है, इंडियन साधुज। फिर उन्होंने बोला कि इंडियन साधुज पहनते क्या हैं, तो इंडियन साधुज पहनते हैं कॉस्ट्यूम्स डिफरेंट टाइप्स की। ठीक है, फिर उन्होंने बोला अब हमने साधुज को पढ़ लिया है, अब हम भगवान को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि हम भगवान को पढ़ लिया, अब हम वेदास को पढ़ेंगे। ठीक है, आई विल अपलोड अ शॉर्ट वीडियो इसके लिए कि इसको इनको कैसे याद रखना है। ठीक है, ये सारी इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स है। अब हम देखते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कोई भी फालतू क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे सबसे बेसिक एंड सबसे पहला क्वेश्चन है कि फीचर्स क्या होते हैं कास्ट सिस्टम के। करो इसको। जाति व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताओं पर जीएस घुरे ने जोर नहीं दिया था। तो देखो भाई क्वेश्चन को पढ़ लो ध्यान से, वरना गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। नहीं, नॉट लिखा है। ठीक है, क्या उन्होंने सेगमेंटेड डिवीजन की बात की थी? की तो थी, हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या उन्होंने हायरार्की की बात की थी? ये भी की थी, जो रैंकिंग के बेसिस पे थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या उन्होंने बोला था कि कास्ट एक ओपन सिस्टम है? भाई हम कब से पढ़ते आ रहे हैं कि कास्ट एक क्लोज सिस्टम है, जब हम पैदा होते हैं तभी हमारा कास्ट डिसाइड हो जाता है, कास्ट चेंज नहीं हो सकता, कास्ट एस्क्राइब्ड स्टेटस है। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन के बेसिस पे है, क्योंकि वो नॉट पूछ रहा है। क्या कास्ट एक अचीव्ड स्टेटस है? भाई कास्ट एस्क्राइब्ड स्टेटस है, हम कास्ट को कैसे अचीव कर सकते हैं? अगर मैं कास्ट को अचीव कर सकती थी तो मैं अपने कास्ट को चेंज कर सकती थी। ठीक है, पॉल्यूशन एंड प्योरिटी के बारे में बात की थी उन्होंने, बताओ? बिल्कुल की थी। डायरेक्टली उन्होंने बात नहीं की थी, पर उन्होंने बोला था कि जो कास्ट है उसमें क्या है, अपर कास्ट के लोग मानते हैं कि लोअर कास्ट के लोगों ने उन्होंने टच कर लिया तो क्या हो जाएंगे, वो पॉल्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए आपका सी एंड डी। अरे इसका आंसर होना चाहिए सी एंड डी, सी। ठीक है, घुरे ने एक्सप्लेन किया, यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर यहाँ से आपको समझ नहीं आते तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा पीछे की स्लाइड्स का। किसने लिखी थी कास्ट एंड रेस इन इंडिया? ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे, क्योंकि हम पढ़ ही इसको रहे कि भाई जीएस घुरे को पढ़ रहे। दिमाग में बिठा लो, कास्ट एंड रेस इन इंडिया आपकी पढ़ी थी जीएस घुरे ने। डॉक्टरल थीसिस था उनका कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जिसको एज अ बुक उन्होंने 1932 पब्लिश किया था। ठीक है, किसने पढ़ी थी? जीएस घुरे जी ने। इंडियन साधुज किसने लिखी थी? अच्छा मुझे बताओ, इंडियन साधुज में लिखा क्या था? किसने लिखी थी? तो आप बता ही दोगे, हम पढ़ रहे हैं, जीएस घुरे ने लिखी थी। इंडियन साधु में उन्होंने बताया था कैसे जो इंडिया के साधु हैं उनका हमारे इंडियन सिस्टम में उनका फायदा भी है और उनका नुकसान भी है। फायदा ये है कि वो सोशल इंटीग्रेशन का काम करते हैं, वो लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, और नुकसान ये है कि वो कुछ काम नहीं करते हैं, काइंड ऑफ कि वो इकोनॉमी पे डिपेंडेंट हैं। किसने बोला था ट्राइब को असिमिलेट हो जाना चाहिए हिंदू में? आई थिंक वेरियर एल्विन ने बोला था। आपको क्या लगता है? गलत। जीएस घुरे ने बोला था कि ट्राइब्स आर बैकवर्ड हिंदूज, कि जो हमारी ट्राइब्स हैं उनकी जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है वो नहीं है। ट्राइब्स धीरे धीरे कास्ट के रूल्स को फॉलो कर रही है और ट्राइब्स को असिमिलेट हो जाना चाहिए कास्ट में। वहीं पे वेरियर एल्विन आते हैं, वो कहते हैं नहीं, हमें
आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए, अलगाववादी, कि हमारी जो ट्राइब्स है उनकी आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट है, उनका कल्चर बहुत अलग है, तो हमें उनको अलग ही रहने देना चाहिए। अरेंज द वर्क्स ऑफ जीएस घुरे, बताइए। आई थिंक सबसे लास्ट में उन्होंने, सबसे पहले हमने जो ट्रिक याद की थी, सबसे पहले उन्होंने पढ़ा था कास्ट एंड रेस को। कास्ट एंड रेस को पढ़ने के बाद उन्होंने महादेव कॉलेज को पढ़ा था, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा ई होना चाहिए। भाई एलिमिनेट ही कर सकते हो आप। हमने पढ़ा था कास्ट एंड रेस इन इंडिया पढ़ा था, उसके बाद महादेवी कॉलेज को पढ़ा था, उसके बाद आपका पढ़ा था शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। तो ये चीजें आपके माइंड में रहनी चाहिए। देखो महादेवी कॉलेज को पढ़ा था सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद 1953 में इंडियन साधु को पढ़ने के बाद उन्होंने रिलीजियस कॉन्शियसनेस को पढ़ा था, गोत्रा को। देखो सारी बुक्स को याद करने की आपको जरूरत नहीं है, अब सिर्फ इनको याद कर लो जो आपको ये स्लाइड में दी हुई है ना। अब सिर्फ इनको याद कर लो ना, आपका हो जाएगा इनफ। ये देखो कास्ट एंड रेस इन इंडिया उन्होंने 1932 में पढ़ी, उसके बाद उन्होंने महादेवी कॉलेज पढ़ा, उसके बाद शेड्यूल ट्राइब्स, फैमिली एंड मैरिज, कास्ट एंड क्लास। आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, ये हो गया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस सेशन। आई होप आपको बुक्स की क्रोनोलॉजी याद हो गई होगी। जीएस घुरे आपको हर जगह पढ़ने को मिलेगा, लेकिन जीएस घुरे ने क्यों अपना जो जीएस घुरे ने क्यों इंडियन सिस्टम को इंडियन तरीके से पढ़ने की कोशिश करी, क्योंकि उनका उनका स्टार्टिंग में ही उनका जो फॉन्ट था वो संस्कृत की तरफ था, ठीक है। इसको समझ के जाइएगा, संस्कृत की तरफ था, और संस्कृत में उन्होंने बहुत सारे लिटरेचर पढ़े थे। वहीं पे उनका फिलोसॉफिकल माइंड चेंज हो गया था कि अब मुझे इंडिया को इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। इसलिए हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था कि घुरे को फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी कहते हैं, घुरे को डोयन ऑफ इंडियन सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं, सिंबल ऑफ सोशल क्रिएटिविटी कहते हैं। ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने और एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। हमने कास्ट के बारे में पढ़ा, फैमिली के बारे में पढ़ा, कास्ट के 6 फीचर्स दिए थे, 3 उन्होंने मैरिज रिस्ट्रिक्शंस बताई थी, एंडोगामी, एक्सोगामी, हाइपरगामी, ठीक है। एक्सोगामी के उन्होंने 2 पार्ट्स बताए थे, फर्स्ट इज गोत्र एक्सोगामी, सेकंड इज स्पिंड एक्सोगामी। उसके बाद उन्होंने महादेवी कॉलेज को स्टडी किया था, फैमिली सिस्टम को स्टडी किया था, उन्होंने कुछ बुक्स दी थी। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब।